तो हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस बरबाद आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी के सीरीज़ में। तो एनसीईआरटी अब ब्रह्मास्त्र के सीरीज़ में आपका वेलकम करता हूं। कॉन्सेप्चुअल लोचा चैनल पे लगातार हमारी वीडियोस आ रही हैं, तो आप उनको लगातार देखते रहें, ठीक है ना। तो हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, जैसे नाम से पता चलता है कि एनसीईआरटी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं बताता चलूँ कि ये चैप्टर हमने वन शॉट में ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्या, अब हम एनसीईआरटी डिस्कशन पे चलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइंस डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या क्या भैया, कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ दोनों। हाँ, तो ये बताओ पहले कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ होता क्या है, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो चलो पहले बताते हैं कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ क्या होता है। तो देखो क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, हाँ निकला भैया, ठीक है निकला। अब देखो ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आगे बढ़ा, स्विच से पास हुआ, आगे बढ़ा आगे बढ़ा। कहीं यहाँ तक क्या वायर कहीं पे ब्रेक हुआ? नहीं, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा भैया, हमें दिख रहा है कि कहीं पे नहीं टूटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बल्ब में लगा, अब फिर देखो ये रेड वाली वायर देखो, अब यहाँ से वापस आ रहा है, नीचे जा रहा नीचे जा रहा। अब ये चला गया नेगेटिव टर्मिनल में, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। हाँ भैया, यहाँ तक तो हमें समझ में आया। अब देखो क्या यहाँ पे कहीं पे भी वायर ब्रेक हुआ क्या? भैया कहीं पे भी वायर ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, ये कंटिन्यूअस है? हाँ भैया कंटिन्यूअस है। अच्छा ये क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ था? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और नेगेटिव टर्मिनल में जाके मिल गया। हाँ भैया ये तो हो रहा है कि पॉजिटिव से निकल रहा नेगेटिव में मिल रहा, तो क्या ये क्लोज पाथ नहीं हुआ? हाँ भैया अब समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ क्या होता है। यही कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब समझ में आ गया भैया हमको कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है ना। अब भैया ये बताओ कि ये तो समझ में आया कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन ये यूनिट टाइम मीन्स क्या होता है? तो यूनिट का मतलब होता है वन, ठीक है, और टाइम का मतलब मिनट सेकेंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम एसआई यूनिट को अभी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो पास होगा पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकेंड में या 1 मिनट में, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं कि देखो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट तो समझ में आ गया भैया। अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? तो कन्वेंशन, तो मान लिया है हमने कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है क्या होगा, इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनके फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में लेंगे हम। तो भैया ये अपोजिट का क्या चक्कर है भैया, ये बताओ तो। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उस डायरेक्शन में क्यों नहीं, उसके अपोजिट क्यों? क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में मान लिया था कि एक्चुअल में प्रोटॉन फ्लो करता है। क्या हमारे एंसिस्टर्स ने, महान व्यक्तियों ने, साइंटिस्ट ने मान लिया था ऑलरेडी कि एक्चुअल में प्रोटॉन फ्लो करता है, तो प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा ना। तो उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन लिया था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन वो अपोजिट था। क्योंकि क्योंकि उस समय तक बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके थे, बहुत सारे हमने थीसिस लिख दिए थे। तो हमने क्या बोला कि चलो हम ये सिर्फ सही कर देते हैं कि फ्लो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लेकिन डायरेक्शन को हम वही रहने देते हैं। हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ तो फिर बात, तो यही मान लिया गया। तो
अब क्या हुआ, तो हम भैया हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्चुअल करंट का फ्लो होगा। अच्छा, अब तो समझ में आ गया भैया हमको, तो चलो अब आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इस फॉर्मूला में Q क्या है, Q हमने बोला ना कि करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट टाइम। करंट को हम I से डिनोट करते हैं। और Q यहाँ पे क्या है, चार्ज। Q क्या है, चार्ज। चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट टाइम, T को टाइम। अब चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कूलम क्या होता है। तो एक कूलम क्या होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स में, 6 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स में जितने क्या होंगे, चार्ज होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या, उसी को हम बोलेंगे एक कूलम। अब सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, तब ना हम निकाल पाएंगे। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमें पता लग जाएगा कि एक कूलम में कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल में उतना इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेंट होगा किसमें, एक कूलम में। अच्छा भैया, अब ये समझ में हमको आ गया कि 1 कूलम क्या होता है। ठीक है ना, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम। अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। अभी हमने बताया कि चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, और टाइम का सेकेंड। तो यही जो कूलम पर सेकेंड है, इसी को महान व्यक्तियों ने यानी साइंटिस्ट ने नाम दे दिया क्या, एम्पियर। क्या नाम दे दिया, एम्पियर। अब ये एम्पियर क्या होगा, तो एम्पियर ऐसा यूनिट है किसका, करंट का। ठीक है ना, एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है। देखिए हमने हाईलाइट करके भी रखा है येलो से। तो हमने क्या किया है, जितनी भी ऐसा यूनिट्स हैं उसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, और जितने भी 1 एम्पियर जैसे डेफिनेशन है 1 वाले, ये बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको हमने हाईलाइट कर दिया है ग्रीन कलर से। तो अब देखिए, तो अब पूछा जाता है क्या कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो आपसे पूछ रहा है कोई 1 एम्पियर क्या होता है, तो आप क्या करो, एक्चुअल में वो जिस ऐसा यूनिट से आए हुए हैं, ये किससे आए हुए हैं एम्पियर, कॉलम पर सेकेंड से, तो उसमें क्या करो 1 और 1 ऊपर नीचे दोनों लिख दो। तो अब क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर इज द करेंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू इन 1 सेकेंड। मीन्स एक कोलम्ब ऑफ चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में, तो करंट को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर है। देखो वहां पे क्या है, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज अगर हर एक सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में पास हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। अब देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर, जिसका काम होता है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना सर्किट में। ठीक है ना, तो एमीटर, अब भैया हम समझ गए कि एमीटर क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। ठीक है ना, लेकिन ये बताओ भैया कि एमीटर दिखेगा कैसा, तो देखिए ये एमीटर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना, इसमें ये सिंबल होता है, ए लिखा हुआ रहता है बीच में, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एमीटर है। ठीक है ना, तो चलिए अब भैया, अब चलो अब आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अब आगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बोला कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट टाइम, चार्ज का Q और टाइम का T। तो इसी से हम निकाल सकते हैं क्या, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है ना, अब क्या है कि हमको क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.5 एम्पियर, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब फिलामेंट क्या होता है, देखो ये
इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो यहाँ पे आपने पुराने वाले बल्बों में देखा होगा जो येलो कलर की होती है, कुछ ऐसी उसमें स्ट्रक्चर होती है, यही जलती है। तो अब देखो इसी को हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है ना। तो इसी फिलामेंट में ड्रॉ हो रहा है बल्ब जलने के लिए, ठीक है, 10 मिनट के लिए, कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के। तो हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पास हुआ ये आपको पता लगाना है। तो क्या है, हमने लिख दिया करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट, सिंस कि मिनट इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय हमें ध्यान रखना है कि हम चीजें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा यूनिट में ले। तो हमने क्या किया, इसको सेकंड में चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, Q इज इक्वल टू आई टी के फॉर्मूले पे हमने पुट कर दिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो 0.5 इंटू 600, 300 कोलम्ब आ गया, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं आगे। अब एक्चुअल में वायर के इनसाइड क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये रहा कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर रहा। तो अब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, समझ में आ गया भैया, एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले से होंगे क्या भैया, हाँ पहले से ही होंगे। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन है ही तो फिर क्या ही बात है, तब तो करंट देने की जरूरत ही नहीं है, तब तो ऐसे ही फ्लो करना चाहिए। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, फ्लो भी कर रहा है, हैं? अब आप क्या बोल रहे हो, ये कुछ सोच रहे हो आप, हाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, लेकिन सिंस क्या हो रहा है, एक दूसरे से टकरा के सब खत्म हो जा रहा है। क्या भैया, क्या समझाओ थोड़े अच्छे से। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एक भीड़ भाड़ इलाके पे खड़े हो, ठीक है ना, और क्या हुआ कि बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे, तो क्या होगा, एक दूसरे से टकरा के आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, कोई फिर आपको पीछे धकेल ले रहा, फिर आप टकरा रहे, फिर किधर आगे जा रहे, फिर पीछे आ जा रहे। तो इसी तरह हो रहा है यहाँ पे कि एक दूसरे से टकरा के सब खत्म हो जा रहे। अब क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट इसको दोगे, जब आप क्या करोगे, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, तो सारे की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। अब क्या होगा, सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, आगे बढ़ने इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं कि करंट फ्लो होने लगा, ठीक है ना। हाँ भैया हमें समझ में आ गया कि वायर के इनसाइड क्या होता है। अब चलो अब आगे चलते हैं, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो भैया अब क्या करंट अपने आप खुद ब खुद फ्लो होने लगती है क्या, हाँ, तो फिर बैटरी की क्या ज़रूरत है। तो चले देखते हैं अब कैसे, एग्जाम्पल के मेथड से समझाते हैं कि खुद ब खुद फ्लो नहीं होता कैसे। देखिए जैसे एक टैंक है फॉर एग्जाम्पल ने, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो क्या टैंक ए से बी में वाटर जाएगा या टैंक बी से टैंक को ए में वाटर आएगा। तो आप बोलोगे भैया कहीं नहीं जाएगा, दोनों में तो वाटर का लेवल बराबर है, इसलिए वाटर का फ्लो होगा ही नहीं। बात आपकी सही है, लेकिन अगर मैं बोलूं इस केस में, तो आप बोलोगे क्या टैंक ए से टैंक बी में वाटर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर ज़्यादा है और टैंक बी में वाटर कम है। तो जिसमें ज़्यादा वाटर है उससे कम वाटर वाले में जाएगा, यानी टैंक ए से टैंक बी में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर का लेवल हाई है, तो इसी को बोलते हैं क्या, हाई पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं, वहां पे यहाँ पे वाटर का लेवल है, वहां इसी चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल बोलते हैं। ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में इस केस में क्या होता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उधर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे उतने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएगा नेगेटिव वाले टर्मिनल से कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसल कर पा रहे होंगे चार्ज। तो क्या होगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा और
फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक है तो पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, यानी इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, देख लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से, लेट अस सपोज बी पॉइंट बी, ठीक है ना, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक एक चार्ज को लाने में, एक यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मीन्स क्या होगा कि उस चार्ज की मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए, ठीक है ना, वो 1 कूलम भी हो सकता है, वो 1 माइक्रो कूलम भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसकी यूनिट 1 ही होनी चाहिए। तो एक यूनिट के चार्ज को बी से ए तक लाने में जो वर्क डन होता है, जितना दम लगाना पड़ता है, ठीक है ना, है हमारे बाजुओं में दम, तो वही वाला दम जितना लगाना पड़ता है बी से ए तक लाने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इसी को बोलते हैं भैया। अब हमको समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, तो W बाई Q, तो W क्या हो गया, वर्क डन, और Q क्या हो गया, चार्ज। Q कैपिटल वाला लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो W को क्या बोलेंगे, W को वर्क डन, तो वर्क डन की SI यूनिट जूल, ठीक है ना, और Q की, चार्ज की क्या होगी, चार्ज की भैया कोलम्ब होगी, तो चलो कोलम्ब, ठीक है ना, तो ये हो गई जूल पर कोलम्ब। लेकिन आप देखो कि इसी जूल पर कोलम्ब को फिर बुद्धिमान व्यक्तियों ने, साइंटिस्ट लोगों ने नाम दे दिया क्या, क्या, वोल्ट। क्या नाम दे दिया, वोल्ट। सो जूल पर कोलम्ब को हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वोल्ट का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वोल्ट। अब ठीक है, तो अब इसी तरह आपसे कभी पूछ देगा कि 1 वोल्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट, तो हमने बताया था आपको ट्रिक, जैसे ही 1 वोल्ट 1 एम्पियर जैसा क्वेश्चन आए तो जिससे वो आया है, तो ये वाला किससे आया है, जूल पर कूलम्ब से, तो आप दोनों पे क्या करोगे, 1 1 लिख दो, लिखो 1 1। तो अब क्या हो गया, 1 वोल्ट क्या होगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन to bring 1 coulomb of charge from one point to another is called potential difference as 1 volt, ठीक है ना। तो वहां पे 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। तो वहां भैया अब हमको समझ में आ गया कि 1 जूल वर्क डन, जब वर्क डन होगा एक कोलम्ब के चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। चलो भैया अब आगे बढ़ो, तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ना, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कोलम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वो लिखा हुआ है 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कोलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है ना। हाँ भैया, आपने जो बोला था वही चीज लिखा हुआ है, तो थोड़ा हम पे भी विश्वास कर लिया करो भाई, ठीक है ना। तो चलो अब क्या है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का। देखो यहाँ पे ऊपर में हमने डायग्राम भी, उसका पिक्चर भी लिया था, देखो ये रहा वोल्ट मीटर, इसमें V लिखा हुआ रहता है, एमीटर में A, वोल्ट मीटर में V। एमीटर का काम क्या होता था, करंट मेजर करना, वोल्ट मीटर का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, ठीक है ना भैया। अब समझ में आ गया हमको। तो अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। तो हमको क्या पता लगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो अब देखो क्या है, हाउ मच वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 2 कोलम। तो चार्ज की वैल्यू 2 कोलम है अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। तो W इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। तो 12 वोल्ट इंटू 2 कोलम इज इक्वल टू 24 जूल। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। हाँ भैया, ये तो बहुत आसान था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या, ये सर्किट डायग्राम्स में
ये एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। सर्किट एलिमेंट देखते हैं, तो ये है इलेक्ट्रिक सेल, तो देखिए ये वाला है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है ना, इस तरह का लगाते हैं ना रिमोट वगैरह में। अब इसी तरह के सेल्स को बहुत सारे को जोड़ देंगे तो उसी को बोलेंगे क्या, बैटरी। अब प्लग की आपने देखा ही है। अब ये देखो, अब इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर को देखो, रेजिस्टेंस यही होती है, ऐसी कुछ दिखती है, ठीक है ना। ये हो गई रेजिस्टेंस। और एमीटर और वोल्ट मीटर तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब चलिए, अब चलते हैं किस पे, ओम्स लॉ पे, ठीक है ना। ओम्स लॉ अब आगे देखते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है कि ओम्स, साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि करंट को वो रेगुलरली वेरी कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा था। करंट को चेंज करने से पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि करंट इज, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यही है ओम्स लॉ। देखो क्या इतना आसान है क्या भैया, हाँ देखो देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, क्या बोल रहा है कि गिवन मेटेलिक वायर है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसमें क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कंडीशन है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो उसकी रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू का सिंबल लगाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट ले लो, मान के चलो हमने R लिया कांस्टेंट, यही R कांस्टेंट जो हमने लिया, इसी को बाद में जाके नाम दिया गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की चार्ज के फ्लो को रोकने की, रेजिस्ट करने की, ठीक है ना, धीरे करने की या रोकने की, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे क्या हो रहा है एक्चुअल में कि ये कंडक्टर है, अब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, तो जितना इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स धीरे फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि इस दोनों के बीच में कुछ फोर्स होगा, होगा ना, मॉलिक्यूल एटम्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में फोर्स होगा, ठीक है ना। तो वो जो फोर्स होगा या इसकी जो प्रॉपर्टी होगी कि ये कितने जल्दी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, देर से करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो यही है कि रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं करेगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस हमें समझ में आ गया भैया, क्या होती है कि जो रेजिस्टेंस क्या होती है, एक कंडक्टर होता है जिसको, जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना। इट्स एसआई यूनिट इज ओम, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम। अब क्या देखो, हमने क्या निकाला था, V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ। अब देखो कि रेजिस्टेंस का यूनिट निकालना है, तो क्या है, V बाई आई। अब देखो कॉमन लोग क्या होता है, भूल जाते हैं कि V और I है क्या, तो V क्या है बताता चलो, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का एम्पियर, करंट को I से डिनोट करते हैं ना, तो वोल्ट पर एम्पियर। इसी वोल्ट पर एम्पियर को फिर बुद्धिमान लोगों ने, जिसको कि हम साइंटिस्ट बोलते हैं, उन्होंने नाम दिया इसको ओम, ठीक है ना। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम भी बोलते हैं। अब ओम को हम डिनोट करते हैं किससे, ओम, ऐसे करके, ये एक ग्रीक लेटर है जिससे हम डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ ए बी होता है ना, वहाँ पे ओम है ऐसा करके, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है, किसकी, रेजिस्टेंस की। अब क्या है कि 1 ओम क्या होगा, तो 1 ओम, तो अब भैया तो अब हमको समझ में आने लगा है कि हम क्या करेंगे, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 दे देंगे। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या है कि
when 1 ampere of current is passing through a potential difference, when there is potential difference of 1 volt, then resistance said is to be 1 ohm. ठीक है ना। अब क्या होता है, a component used to regulate current without changing the voltage source. अब क्या है, बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए हुए एक कंपोनेंट होता है जो कि रेजिस्टेंस को चेंज करे, उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो ऐसा कुछ होता है, एक डब्बा जैसा, इसमें बहुत सारे सेक्शंस बटे हुए रहते हैं। अब जिस सेक्शंस में लगाओगे उस तरह से रेजिस्टेंस देगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वेरिएबल। ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस भैया वेरी भी कर सकता है क्या। हाँ भैया, रेजिस्टेंस वेरी भी कर सकता है। तो अब रेजिस्टेंस डिपेंड क्या क्या चीज पे करेगा ये भी हम देखते हैं। चलो सबसे पहले हम इसको थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब रियोस्टेट नाम का एक डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंस को चेंज करना। ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या। अब हमने बताया कि क्या होता है कि अ कंडक्टर जिसके पास कि ठीक ठाक रेजिस्टेंस हो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। अब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ज्यादा, सिंपल बोलो तो क्या होगा कि वो बैड कंडक्टर। क्या होगा, बैड कंडक्टर। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अच्छा से फ्लो नहीं कर पाएंगे तो तभी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जल्दी फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर नहीं है, यानी बैड कंडक्टर है। तो कंडक्टर हो जाएगा वो बैड। ठीक है ना। तो समझ में आ गया भैया कि रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टिंग कम। ठीक है। तो अब चलो आगे चलते हैं अपन और देखते हैं क्या कि द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब देखो क्या है कि जब पता लगा कि हमने क्या किया कि जैसे एक वायर था, ठीक है ना, सेम चीज के वायर को जब हमने दो गुना किया, क्या किया, दो गुना लंबा कर दिया और दो गुना लंबा कर दिया, तो पता चला क्या कि इसका जो है क्या हो गया, इस तरह के दो दो लेके इसमें जोड़ दिए तो पता चला क्या कि इसमें जो रेजिस्टेंस है दो गुना हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस दो गुना हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है। अब फिर बाद में पता चला क्या कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या क्या क्या, फिर से बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है भैया, तो देखो ये है एक वायर का कटा टुकड़ा, ठीक है ना। तो ये जो एरिया होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स इन करेंगे या आउट जाएंगे, ठीक है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, तो ये जो एरिया है कटा हुआ वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब इसमें क्या है तो अब हम इसको साथ में लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/A। अब इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब हम जानते हैं क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए, रो, इसको क्या है, ये क्या है, रो। ठीक है ना। फिर ये रो क्या होता है, तो ये रो होता है रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस पढ़ाते पढ़ाते अब रेजिस्टिविटी कहाँ से आ गई भैया, तो देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मटेरियल
कितना रेजिस्टेंस लाएगा, ठीक है ना। वो मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो SI यूनिट, अब रेजिस्टिविटी की देखते हैं तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए था, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RA/L, ठीक है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम, और ये एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल तो ओम मीटर हो गया। तो देखो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है ना। तो हमें पता लग गया कि SI यूनिट रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है भैया। चलो अब आगे बढ़ो और आगे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। चलो आगे। तो क्या है, resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals। ये क्या भैया, रेजिस्टिविटी एलॉय की ज्यादा होती है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एलॉय क्या होता है, और जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। अब उसके बाद दूसरा बताओ कि कंस्टिट्यूएंट मेटल्स क्या होता है। तो देखो अलॉय क्या होता है, तो यहाँ देखो अलॉय का भी एक सेक्शन दिया हुआ है कि ये बहुत सारे मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है। देखो जैसे इसमें क्या है, नाइक्रोम है। नाइक्रोम कहाँ यूज होता है, तो नाइक्रोम आपने घर में भी देखा होगा कि ये गीजर, हीटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में यूज होता है। तो देखो ये नाइक्रोम जो है इतने कंडक्टिंग मटेरियल से मिलके बना है, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, इन सब से मिलके ये बन मिला मिक्सर को एलॉय बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये अलॉय ये हो गया। अब देखिए क्या है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी उससे ज्यादा होगी अलॉय की, उससे ज्यादा होगी अलॉय की, इन सब में से किसी से भी ज्यादा होगी। तो अब देखते हैं क्या, चलिए देखते हैं। पहले निकल का देखते हैं, 6.84 इंटू 10⁻⁻8, जो कि 100 इंटू 10⁻⁻6 से बहुत छोटा है। क्यों, 10⁻⁻8 मतलब क्या हुआ कि डिवाइड में जाके वो 10⁻8 हो जाएगी, यानी नीचे डेनोमिनेटर में ज्यादा बड़ा नंबर, यानी क्या है एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी है। तो ये क्या हो गई, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। अब देखते हैं निकेल हो गया। अब क्रोमियम में देखो, क्रोमियम भी छोटी है, हाँ भैया। अब मैंगनीज को देखते हैं, तो मैंगनीज में भी 1.4 इंटू 10⁻⁻6, अगेन बहुत कम। फिर आयरन का भी, आयरन भी बहुत कम, ठीक है ना, आयरन की भी बहुत ही कम है, 10 इंटू 10⁻⁻8 ही ओनली, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी अलॉय की ज्यादा होती है उसी कंस्टिट्यूएंट मेटल से, ठीक है ना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो कंस्टिट्यूएंट मेटल्स में समझ आ गया ना, जिससे मिल के बना हुआ है। और अलॉय क्या होता है, बहुत सारे कंडक्टिंग मटेरियल्स का मिक्सचर, ठीक है ना। अब देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या है। अब दिया हुआ है हमें क्या कि वोल्टेज सोर्स से 200 वोल्ट, 220 वोल्ट सोर्स है। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। रेजिस्टेंस क्या है, 1200 ओम है। तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, हाँ तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या, इसमें करंट कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं, V लिख लिया हमने, R लिख लिया। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो वही यूज किया, V की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, ये आ गया। उसी तरह सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, तो ये भी निकाल सकते हैं दूसरा भी, V और R की वैल्यू रख के इसमें भी I निकाल लिया है हमने, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 12.4 देखते हैं। तो इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट क्या है 4 एम्पियर। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। अब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिए, तो बोल रहा है क्या करंट क्या होगा ये बताओ।
तो हम जानते हैं क्या, रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि मटेरियल तो सेम रह रही है, सिर्फ वोल्टेज ही बढ़ा रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले से V बाय आई करके निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, V बाय आई करके निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 60 वोल्ट बाई 4 एम्पियर, तो ये हो गया क्या 15 ओम। अब ये एक्चुअल 15 ओम जो हुई, अब इसको क्या करते हैं, हम दूसरा निकाल लेते हैं, R2, R तो सेम ही रहेगा, V2 बाई I2, ठीक है ना। अब V2 क्या है 120, 120 बाई I2 इज इक्वल टू 15 ओम। अब क्या होगा कि I2 क्या हो जाएगी 120 बाई 15, अब क्या हो गई 8 एम्पियर, तो करंट क्या हो गई 8 एम्पियर आ गई। देखो यही आया है, हाँ भैया यही आया, ये तो बहुत इजी था रियल में। हाँ भाई बहुत इजी रहता है, सिर्फ देखने का मेथड सही होना चाहिए तो सब आसान दिखने लगेगा। और हम तो हैं ही आपके हेल्प करने के लिए, ठीक है ना, आपको सही गाइड देने के लिए, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है इस पे भी हमने एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से तरीका देख लेना, बहुत ही मास्टर तरीका है, ठीक है ना, जिससे मैंने भी सीखा है। तो अब देखो क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, if the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the material at that temperature, metal at that temperature। तो अब क्या है कि रेजिस्टिविटी निकालना है, जब क्या हमें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है। तो देखो रेजिस्ट क्या कर सकते हैं, पहले तो d/2 करेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब देखो रेजिस्टिविटी का क्या होता है RA/L, ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, ठीक है ना, तो उसी से आया है। अब देखो क्या है कि रेजिस्टिविटी को, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का लिखो, क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया हुआ है R मान लो, ठीक है ना, बाद में लिखेंगे। एरिया क्या होगा पाई d²/2, d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही होगी ना, और उसके बाद बाय L होगी। अब क्या है कि रेजिस्टिविटी देखो क्या होगा R इंटू पाई d²/4 बाई L, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगी, ये एक्चुअल में 4L हो जाएगी, ये हट के यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता था, बाकी कैलकुलेशन करके तो आ ही जाएगा, वैसी कोई दिक्कत होगी नहीं। कैलकुलेशन एरर सिर्फ मत करना आप, बाकी सब सही है, ठीक है ना। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A has a resistance of 4 ampere. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? क्या इसमें बोल रहा है कि लेंथ L है, ठीक है ना, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हाँ, और रेजिस्टेंस इसकी क्या है 4 ओम है, ठीक है। तो what would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? तो क्या बोल रहा है कि लेंथ को L/2 कर दिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 गुना कर दिए, तो ये बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होगी। तो देखो क्या है कि रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 4 ओम पहले केस में, ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू ρL/A, ठीक है, ये दी हुई है कितनी 4 ओम, हाँ भैया समझ में आ गया। अब R2 क्या होगी, ये रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, अब क्या होगी L/2 बाई 2A हो जाएगी ये, हाँ भैया यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है ना। अब क्या होगी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये क्या होगी, अब क्या करो आप R1/R2 कर दो,
R1/R2, ठीक है ना। तो अब क्या आएगी कि रो L/A बाई रो L/2/2A। तो ये क्या हो गया रो L/A। तो ये क्या होगी डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगी 2A बाई रो L/2, ठीक है ना। अब L/2 है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 4 हो जाएगा। अब L कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया, अब रो कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया R2 इज इक्वल टू 1/4 R1 आया ना। देखो यहाँ क्या हुआ, ये 4 2 इंटू 2 होके इधर नीचे आ जाएगा और R2 एक्चुअल में इधर चला आएगा। तो R2 इज इक्वल टू 1/4 R1। अब क्या करो R1 की वैल्यू आप पुट कर दो। अब R1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो R1 कितना दिया हुआ था 4 ओम। अब क्या है 4 4 कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई 1 ओम। तो हमको क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से कंक्लूजन ये निकला कि ये जब लेंथ को हाफ कर दिए तो भी क्या हो गया रेजिस्टेंस आधा हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब हम दोगुना कर दिए तो क्या हो गया ये भी आधा हो गया, तो 1/4 हो गया टोटल, ठीक है। तो चलिए अब रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर देखते हैं। तो अब इसमें सीरीज एंड पैरेलल से बेसिकली हम डील कर रहे होंगे, ठीक है ना। सीरीज एंड पैरेलल क्या होता है, तो देखो अब क्या है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है कि जब थ्रू आउट द वायर सेम करंट फ्लो करे, ठीक है ना। मीन्स रेजिस्टेंस 1 से जो करंट फ्लो कर रहा है वही सेम करंट रेजिस्टेंस 2 से भी करे और रेजिस्टेंस 3 से भी करे। भैया एक बात बताओ कि जब रेजिस्टेंस 1 से करंट जो फ्लो करेगी वही सेम रेजिस्टेंस 2 में आएगी, और आपने बोला था क्या कि करंट में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करना ही रेजिस्टेंस का काम है। तो ये बताओ कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ प्रोड्यूस हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि ये वोल्टेज को वेरी करेंगे, ठीक है ना। वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट क्या रहेगा करंट सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा सेम रहेगा अक्रॉस द वायर पूरा में, रेजिस्टेंस R1 में R2 में R3 में सब जगह करंट सेम रहेगा। तो इसका मतलब सीरीज केस में क्या होता है रेजिस्टेंस में, सीरीज केस में रेजिस्टेंस इन सीरीज में करंट सेम रहता है, और वहीं पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम रहता है। क्या वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें जैसे I1, इसमें I2, इसमें I3, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज में करंट सेम रहेगा थ्रू आउट द वायर, इसमें पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर द करंट इज द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। यही हमने बोला था ना कि सेम करंट रहेगा पूरे रेजिस्टर में, सारे रेजिस्टर्स में, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे और एक है क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सीरीज के केस में वो तीनों का सम होगा। जैसे 3 रजिस्टर लगा हुआ था वहां पे, तो क्या हो रहा था कि तीनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका सम होगा, ठीक है ना। अब क्या है कि उसी को ये पॉसिबल है कि जैसे ये सीरीज में 3 रजिस्टर था कि क्या पॉसिबल है कि ये तीनों रजिस्टर को हटा के हम एक ही रजिस्टर ऐसा लगाएं जो इन तीनों का काम करे,
इन तीनों को मिला के ये काम करे, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कि ये कैसे होगा भैया, तो देखो इसको निकालने का तरीका है क्या, ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, हाँ V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब क्या है कि पहला रजिस्टर में देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर वन होगा, क्यों, करंट तो सेम है तो I तो वेरी नहीं करेगा, क्या क्या वेरी करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। और हमने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सीरीज के केस में तीनों का सम होता है, ठीक ना, तीनों का सम होता है। तो हम तीनों की वैल्यू रखे IR1 IR2 IR3। अब I क्या है, सब में कॉमन है, ठीक है, I कॉमन निकाले तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस का सम निकाल देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तीनों को सम कर देंगे, R1 R2 R3 तीनों का सम कर दीजिए, निकल जाएगा ये R रेजिस्टेंस, RS रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो ये हो गया कि रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सीरीज के केस में, ठीक है। अब चलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखते हैं, ठीक है ना। फिर अब चलिए पहले इसका क्वेश्चन बना लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक बल्ब है जो कि 4 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ है, R1 20 ओम है, ये 20 ओम का करता है, ठीक है ना, ये बल्ब, और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 20 ओम और 4 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 20 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 24 ओम, ठीक है ना। अब करंट निकालना था इसमें, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है, तो 6/24 0.25 एम्पियर। इसी तरह निकाल सकते हैं आप। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखते हैं क्या होगा, इसमें तो क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, यहाँ मान लो I1, यहाँ मान लो I2, यहाँ मान लो I3, जैसा भी आप चाहो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सेम ये हो ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि I1, अब इसमें उसमें क्या हो रहा था, वोल्टेज का सम आ रहा था किसका, इक्विवेलेंट के बराबर। अब इसमें क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्यों, क्योंकि वही करंट जो यहाँ पे I आया था वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना तीनों में, ठीक है ना, तो उसके सम के बराबर होगा। अब I इज इक्वल टू V बाई आर पी, ठीक है ना, आर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अब क्या निकाल सकते हैं, इसी तरह I1 I2 I3 हमने निकाला, अब क्या होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में, तो पुट करने के बाद क्या आएगा, V बाई आर पी, इस तरह करके आएगा। अब क्या है, V सब में कॉमन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सीरीज पैरेलल के केस में सेम रहता है, तो V कैंसिल हो गया, तो ये आया कि, तो अब क्या हुआ कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल क्या होता है, इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब रेसिप्रोकल मींस उल्टा करेंगे, डिनोमिनेटर में R1 लिखे, ठीक है ना। तो अब देखिए पॉइंट नोट करने वाली जो बात है कि सीरीज के केस में रेजिस्टेंस क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी, रेजिस्टेंस इन सीरीज जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो बढ़ेगी, क्यों, सिंपली सम है, ठीक है। और इसके केस में क्या होगी, घटेगी, पैरेलल के केस में, क्या पैरेलल के केस में घटेगी, हमको आपके बात पे विश्वास नहीं हो रहा, तो चलो देख लेते हैं। क्या है कि दो रेजिस्टेंस था मान लो R1 और R2, R1 2 ओम और R2 भी 2 ओम का, ठीक है। तो अब देखते हैं सीरीज के केस में क्या होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा सीरीज के केस में। अब पैरेलल के केस में क्या होगा, देखो 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना, एक्चुअल में 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो अब क्या हो गया, RP इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। अब RP क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1, तो RP क्या हो गया, 1 ही हो गया, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 हो गया, जो कि 2 और 2 से भी छोटा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है
कि रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके कंस्टिट्यूएंट जो रेजिस्टेंस रहेगा उससे कम रहेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस घटाना है तो पैरेलल में डालो और रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में डालो, ठीक है। हाँ भैया, ये समझ में हमको आ गया। अब चलो इसके भी पैरेलल का भी क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो पैरेलल में क्वेश्चन देखो उसी तरह का है। क्या है, R1 5 ओम दिया हुआ इन ए सर्किट डायग्राम। सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor, ठीक है ना। फिगर 12.10 देखते हैं, 12.10 कहाँ है, ये रहा 12.10। इसी तरह का फिगर है, यहाँ देखो पैरेलल में है ना तीनों, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि पैरेलल की केस है, ठीक है। तो एक 5 ओम का है, एक 10 ओम का है, एक 30 ओम का है, ठीक है ना। ये किससे कनेक्टेड है, 12 वोल्ट के बैटरी से, 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट हमको क्या करने बोल रहा है, करंट थ्रू इच रेजिस्टर। अब हर एक रेजिस्टर से तो क्या है, I1 इज इक्वल टू V/R1 कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा तीनों केस में, ठीक है ना। तो V/R1 किया हमने, तो ये आया 2.5 एम्पियर। इसी तरह हम तीनों निकाल सकते हैं। तो अब मुझे ऐसे करने की तो जरूरत नहीं है, आप कर लेना, ठीक है। एक मैंने बता दिया और उसके बाद क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना 1/RP करके, ठीक है। ठीक है भैया, ये सब तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमने बता ही दिया कि करंट क्या रहता है सीरीज केस में, कांस्टेंट रहता है। Thus, it is obviously impracticable to connect an electric bulb and electric heater in series. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक हीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये बकवास है, ठीक है ना। क्यों बकवास है, क्योंकि दोनों को अलग अलग करंट की जरूरत है लेकिन हम दोनों में सेम करंट दे रहे हैं, तो ये तो फालतू बकवास है ना, बर्बाद हो रहा है ना। अब क्या है कि अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ अ सीरीज सर्किट इज दैट when one component fails the circuit is broken। अब क्या होगा कि जब एक कंपोनेंट को हम, क्या होगा, एक कंपोनेंट उसमें खराब हो गया, जैसे यहाँ पे मान के चलो एक बल्ब आपने जोड़ा था, ठीक है ना। एक बल्ब आपने जोड़ा था किससे, आपने एक मान लो हीटर से जोड़ा था, ये हीटर है, ठीक है ना, इससे आपने जोड़ा था। अब क्या हुआ, बल्ब हो गया खराब, तो अब ये हीटर भी काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वायर बीच में खत्म हो गया ना, कनेक्टेड नहीं रहा, तो इसलिए क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है सीरीज का, ठीक है ना। अब क्या है कि देखो, अब जैसे आपने फेयरी लाइट्स देखा होगा, जो क्या होता है दिवाली में सजाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके लाइट होता है, ठीक है, जो अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि जब आपने देखा होगा कि कहीं भी एक लाइट खराब हो गया तो सब खराब हो जाता है, एक अगर ये बल्ब खराब हो गया तो सब खराब हो जाता है, ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड था। और दूसरी बात कि अगर आप इसको रिपेयर करना चाहो, बल्ब एक ही खराब हुआ है लेकिन आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा खराब हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत टाइम भी लेगा रिपेयर करने में, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, you might have seen the electrician spending a lot of time trouble locating and replacing the dead bulb. Each has to be tested to find which has fused or gone. A parallel circuit divides the current through the electrical gadget. The total resistance in a parallel circuit is decreased as per its request. This is helpfully practically when each gadget has a different resistance require different current to operate properly. अब ये बहुत ही सही है कि अगर बहुत सारे गैजेट लगाएं आपने जिसमें अलग अलग करंट की जरूरत है तो आप उसको पैरेलल में लगाएं, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बल्ब को आप जलाते हो ज़्यादा देर तक तो क्या बोलते हैं कि बल्ब गर्म होके फ्यूज हो गया, तो क्या होता है
कि ज़्यादा देर तक जलाने से क्या होता है, बल्ब गर्म होके फ्यूज हो गया। तो क्या हो गया बेसिकली, तो ये गर्म कैसे हो गया भाई, सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि वही जो गर्म हुआ ना, उसमें तो ओनली इलेक्ट्रिसिटी जा रहा था, जादू से हीट थोड़ी हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट अप हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज को गर्म भी कर सकता है। तो देखिए अब क्या है, द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी वेयर दिस एनर्जी गो टू मेंटेन द करंट। अब किसी में करंट मेंटेन करना है किसी वायर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसमें एनर्जी लगातार देते रहना पड़ेगा। भैया एक बार एनर्जी दिए तो क्यों नहीं होगा, क्यों, अब क्यों नहीं होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखो क्या है कि जैसे एक बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, एक बल्ब जला रहे हैं, येलो वाला बल्ब तो आपने देखा ही होगा, ठीक है ना, ऐसा होल्डर में लगा हुआ था। तो एक बल्ब जला रहे हैं तो ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट। अब क्या हो रहा है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब कुछ यूजफुल वर्क में हो जाएगा कन्वर्ट, जैसे कि लाइट दे रहा है हमें, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ जो होगा हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाएगा, क्या होगा, हीट के फॉर्म में निकल जाएगा, और कुछ हीट के फॉर्म में हो गया खत्म। तो अब क्या हुआ कि, तो अब क्या होगा कि हीट के फॉर्म में जब अलग हो रहा है, तो अब इसको और लाइट के फॉर्म में नहीं कर रहा है, तो इसको एनर्जी चाहिए ना फिर बाद में भी, ताकि ये कंटिन्यूअस जलता रहे, ठीक है ना। तो यही होता है क्या, यही होता है कि कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत है। अब क्या है, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट्स डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ इट। अब क्या होता है कि जिस चीज में ज्यादा हीट ही निकलता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे आयरन में क्या होता है कि उसका जो डिवाइस का होगा सारा यूज होगा किसमें, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। आयरन में क्या होता है, सिर्फ हीट ही निकलता है। अब क्या है, कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। अब क्या होता है कि मान लिए कि करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, वी के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसके अलोंग, वी है, रेजिस्टेंस आर है, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लो। अब क्या है, टी मान लो कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, और वर्क डन क्या करना पड़ रहा है, वी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, वी क्यू, ठीक है ना, वी क्यू, वर्क डन हो गया वी क्यू, क्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, तब वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू होगा, वर्क डन इज इक्वल टू, तो हम क्या किए, वी क्यू इन टाइम थी, हेंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स इज, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, ठीक है, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है, वर्क डन इन यूनिट टाइम, ठीक है, इसी को पावर बोलते हैं। अब पावर हम समझ गए भैया, ठीक है। तो अब देखो कि क्या हम इसी में वर्क डन का वी क्यू हम निकाले, तो वी क्यू लिख दें, हाँ लिख दो भैया, और टाइम का टी लिख दिए। तो अब ये क्यू बाई टी दिख रहा होगा कि इसी को तो हम करंट बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, वी आई, तो ये हो गया पी इज इक्वल टू वी आई। अब आगे चलते हैं, अब क्या है कि इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी सप्लाई टू द करंट बाय द सोर्स इन पी इंटू टी। अब एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, मल्टीप्लाई होता है इसका, ठीक है ना। तो अब क्या है कि पावर की वैल्यू रख दी है वी आई और टाइम का टी। अब ये क्या है, ये जो एनर्जी होगा, ये जो कौन सा एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, ये क्या होगा, हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा, हीटिंग इफेक्ट में। तो अब इसको H लिख सकते हैं, लेट डिनोट इसको H से करें हमने, तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई टी, H इज इक्वल टू वी आई टी,
अब देखो H इज इक्वल टू वी आई टी, यहां तक तो आ गया। अब क्या है कि V को हम आई आर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं भैया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हुआ क्या? हाँ भैया वही है हीट का निकालने का फॉर्मूला। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। अच्छा यही है क्या? हाँ तो देखते हैं चलो स्टेटमेंट में। दिस लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। देखो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट है कि नहीं? हाँ भैया H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। अब H को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होना चाहिए। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। हाँ भैया ये तो जो आपने ये मैथमेटिकली लिखा है वही सेम चीज है स्टेटमेंट में। हाँ तो यानी सिर्फ इसको याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब चलो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है कि पावर दिया, an electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 200 volt। ठीक है ना, तो वोल्टेज आपको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया है, I इज इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है ना, पावर क्या होता था, पावर इज इक्वल टू वी आई। यहाँ पे पावर दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम आई निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमने क्या किया, इसमें आई इज इक्वल टू पी बाई वी। तो पी का वैल्यू रखा पावर का और वी का वैल्यू रखा, ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी वही हुआ है, तो ये बताने की तो जरूरत है नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। अब क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला निकालना है, उसी से I निकालना है। तो क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमको निकालना है, क्या I निकालना है। तो 100 जूल ऑफ हीट है, हीट 100 जूल लिख लिया। 4 ओम का रेजिस्टेंस है, लिख लिया। टाइम कितना है, ईच सेकेंड यानी 1 सेकेंड। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो हम V निकाल लें, तो हमको I निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा। तो देखो I इससे कैसे निकालना है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H बाई आर टी। ठीक है, अब I इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर H बाई आर टी। ठीक है ना, अब वैल्यू सारा पुट करेंगे तो देखो यहाँ 5 एम्पियर आ गया। V इज इक्वल टू आई आर में हमने पुट कर दिया किसकी, I की वैल्यू, और R की वैल्यू हमें पहले से ही पता थी 4 ओम। तो 5 इंटू 4 20 वोल्ट हो गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो अब ये हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है, ये इलेक्ट्रिक हीटर में होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में होता है, इलेक्ट्रिक ओवन में होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें पानी गर्म करते हैं ना स्टूडेंट्स वगैरह, ठीक है ना, मैगी वगैरह बनाते हैं उसमें भी यूज होता है। तो ठीक है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का ये कुछ यूजेज है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। अब ये इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है लाइट के में फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है, ये जो येलो वाला आपने बल्ब देखा होगा, ठीक है ना, जिसमें ऐसा ऐसा फिलामेंट बना हुआ था, ये जो अपने घर में येलो कलर का जलता था पहले, तो ये क्या होता है 100 वाट का होता था, ये बोला जाता था। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि इसमें जो ये फिलामेंट होता है, ठीक है ना, तो ये देखो क्या होता है, ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। देखो फिलामेंट much of the heat energy is possible so that it gets very hot and emits light। ये क्या होता है, ये जो वायर रहता है, ये जो
फिलामेंट है ये, इसकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। तो जब इससे करंट पास होते रहता है तो ये, और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। और जब हीट ज़्यादा हो जाता है तो ये लाइट भी एमिट करने लगता है। ठीक है, अब इसका ये क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, ताकि ये जब एमिट लाइट करने लगे और बहुत ही हॉट हो जाए तो ये मेल्ट ना करे। ठीक है ना। और क्या है कि अब क्या है कि इस बल्ब में देखे होंगे, इस बल्ब में जो है एक गैस भरा हुआ रहता है, इनएक्टिव गैस, नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैस, जो कि फिलामेंट के लाइफ को बढ़ाता है। ठीक है ना, जल्दी रिएक्ट करने नहीं देता है ऑक्सीजन से, ये फिलामेंट के लाइफ को बढ़ाता है, नाइट्रोजन और आर्गन। क्यों, नाइट्रोजन और आर्गन क्या होते हैं, इनएक्टिव गैसेस होते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। अब क्या है कि इस फिलामेंट में जो सबसे ज़्यादा जो होगा ये हीट के फॉर्म में डेसिपेट हो जाएगा, और कुछ इसका स्मॉल पार्ट, बहुत ही कम पार्ट, ये लाइट के फॉर्म में एमिट होगा। इसीलिए देखते होंगे 100 वाट का जो बल्ब होता है वो लाइट तो करता है, लेकिन उतना लाइट अगर हम 4 वाट का वो वाला एलईडी बल्ब भी लगा दें तो उतना लाइट कर दे। तो यही डिसएडवांटेज था उस बल्ब का, इसीलिए अब बहुत कम ही यूज होता है। क्यों, ज़्यादातर एनर्जी वेस्ट हो जाता था क्या, हीट के फॉर्म में। ठीक है। और नेक्स्ट है क्या, अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्या होता है, फ्यूज जो यूज होता है, अब फ्यूज क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीन्स क्या, जैसे हीटर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब जैसे टीवी हो गया, अब उसके बाद आपका टीवी हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, ठीक है ना, जिसमें टोस्टर हो गया, ये सब। तो क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से उसमें उसको रोकता है। क्यों अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा उसमें तो क्या होगा, पूरा जल जाएगा। ठीक है ना, और डिवाइस खराब हो जाएगा। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी डिवाइस लगा देते हैं, जिसको कि हम फ्यूज बोलते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें कि यहाँ 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, और इसमें एक पतला सा वायर बांधा हुआ रहता है। वो बस इतना ही इस वायर की मेल्टिंग पॉइंट होती है जितना हीट प्रोड्यूस हो जाए, कि अगर हम ज़्यादा एम्पियर का करंट पास होने लगे। यूजुअली होम में 4.5 एम्पियर की करंट आती है। कैसे देखो, जैसे 1000 बाई 221 किलो वाट का इलेक्ट्रिक पावर है, जैसे आयरन हो गया, ठीक है ना, 4 एन इलेक्ट्रिक आयरन 1 किलो वाट का इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका जो हम निकालेंगे तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। तो अब क्या हो गया, V हो गया 1000 वाट, और रेजिस्टेंस क्या हो गया 220। ठीक है ना, घर में कितना आता है, ठीक है, 220। तो अब क्या हो गया कि आ गई कितनी, 4.54 एम्पियर हो गई। ठीक है ना, अब हो गई ये 4.5 ओम 54 एम्पियर। ठीक है ना, तो ये हो गई क्या, इलेक्ट्रिक। तो अब जब इससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, 4.5 ओम 54 एम्पियर से ज़्यादा करंट इससे पास होने की कोशिश करेगी, तो मान लो इसका 5 एम्पियर है, इसकी लिमिट 5 एम्पियर है। तो अब जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो क्या, ये लोड सहन नहीं कर पाएगा और क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वायर मेल्ट हो जाएगा। क्यों, गर्म होके मेल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही है इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज, क्योंकि इसका बहुत ही मेजर रोल है। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी में निकलती है,
ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर। अब जैसे देखो P इज इक्वल टू वी आई, ऊपर निकाला था हमने P इज इक्वल टू वी आई हमने ऊपर निकाला था। मतलब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई है, तो और V को हम आई आर लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। तो अब इसी को क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू आई आर आई, तो क्या हो गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। अब क्या हम इसी को आई स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, V बाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू आर। तो अब क्या होगा ये V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर से ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो V स्क्वायर बाई आर। तो देखो यहाँ पे यही V स्क्वायर बाई आर आया, ठीक है ना। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट वॉट है, ठीक है। SI यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का वाट होता है। अब क्या है, इट इज कंज्यूम्ड बाई अ डिवाइस 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर करेंगे तो 1 वॉट आएगा, ठीक है। ये भी आप डिराइव कर सकते हो। अब क्या है कि इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। अब क्या है, वॉट जो होता है बहुत ही छोटा होता है, वॉट जो होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए एक्चुअली यूज में नहीं आता। यूज में क्या आता है, किलो वॉट, ठीक है ना, जो कि 1000 टाइम्स होगा। 1 kg में कितना 1000, उसी तरह किलो में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट। अब क्या है कि सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होगा 1 वॉट आवर, ठीक है ना। वॉट था, वॉट में आवर मल्टीप्लाई कर दिए तो P इंटू टी, तो 1 वॉट आवर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। जब 1 वाट का पावर 1 घंटे के लिए यूज होता है उसको 1 वाट आवर बोलते हैं। और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही होता है किलो वाट आवर, क्या होता है किलो वाट आवर। और इसका ऐसा यूनिट, इसी को हम बोलते हैं एक यूनिट, घर में बोलते हैं ना कितना यूनिट उठा, तो यही होता है किलो वाट आवर को ही हम एक यूनिट बोलते हैं। अब क्या है 1 kWh 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है ना। आवर को मल्टीप्लाई करके इसमें सेकेंड में चेंज कर दिए तो इतना जूल एनर्जी होगा, ठीक है। हाँ भैया अब हमको समझ में आ गया, ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। अब चलते हैं आगे और कंक्लूड करते हैं चैप्टर को। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया है, करंट 0.50 एम्पियर दिया है, तो पावर पूछ रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, तो P इज इक्वल टू वी आई 220 इंटू 0.50। अब क्या हो गया 110 जूल पर सेकेंड। अब क्या हो गया 110 वाट, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। अब क्या है एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at 3 per kilowatt hour, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या होगा। अब 3 किलो पर किलोवाट का इतना है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कि 400 वाट 8 आवर पर डे, तो 8 आवर पर डे करके 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 मंथ का बिल निकाल रहे हैं हम। तो क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 को 8 से इंटू 30, तो ये ना इतना आ गया। अब इसको 1000 वाट आवर को 1 किलो वाट आवर बोलेंगे, ठीक है ना। तो वही कर दिए 96 किलो वाट पर आवर। अब 1 किलो वाट आवर का या 1 यूनिट का वैल्यू कितना था 3 रुपीज़, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 288 रुपीज़ आया, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ख़त्म चैप्टर। अब नेक्स्ट आएगी जो है इनटेक्स, अब आएगी इसकी को दूसरी चैप्टर की, ठीक है ना। तो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें और जस्ट चिल।